तो देखिए जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबर है। ये खबर आपको बताएं क्योंकि जम्मू कश्मीर के सीएम के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है। कुछ देर पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ दिलाई है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, उमर अब्दुल्ला सरकार ने शपथ ली है। उमर अब्दुल्ला के साथ कुल मिलाकर 5 विधायक हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। जम्मू क्षेत्र से आने वाले सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। खास बात यह आपको बता दें, सुरेंद्र चौधरी ने नौशेरा से बीजेपी के बड़े नेता रविंद्र रैना को हराया था, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के। उनके बारे में आपको बता देते हैं, नौशेरा विधानसभा सीट से एमएलए बने, बीजेपी के रविंद्र रैना को हराया। इसके अलावा अगर हम बात करें सकीना इटू की, जिन्हें मंत्री बनाया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में पहले भी ये मंत्री रह चुकी हैं। डीएच-पोरा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस की एमएलए ये चुनी गई है। इसके बाद अगला नाम है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, वो नाम है जावेद राणा का। ये देखिए आपके सामने, जम्मू कश्मीर के मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये विधायक चुने गए, बीजेपी के मुर्तजा खान को हराया है। महबूबा मुफ्ती क्या बोल रही हैं, उनको सुन लेते हैं। सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उस पे मरहम होगा, और जो 2019 में 5 अगस्त को एक गलत फैसला लिया गया उसको कंडेम किया जाएगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कंडेम किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले के साथ नहीं है। एक मैसेज दिया जाएगा पूरे मुल्क को, और उसके साथ जो हमारे रोजमर्रा के मसले हैं, बेरोजगारी, बेकारी, बिजली और बाकी मसले मसाइल, उनका भी हल ढूंढा जाएगा। थैंक यू सो मच। तो पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे, और नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं जनता की, वो सारी बातें कहती हुई मीडिया से जब मुखातिब हुई महबूबा मुफ्ती, तब उनकी तरफ से कहा गया। इस बीच आपको बता दें, डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले सुरेंद्र चौधरी का क्या कहना है, यह आपको दिखा देते हैं। चीफ मिनिस्टर आज जा रहा है और मुझे खाली खित्ता पीर में चलने पूरे जम्मू सूबे के लिए बनाया है, और इसलिए मैं जम्मू सूबे के लोगों को साथ चलाने की पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश करेंगे चाहे किसी ने हमें वोट दिए या नहीं दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। आपको लग रहा है जम्मू रीजन को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला है? हमारी तरफ से कोई नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उनको क्या मैसेज? ये देखिए, अगर जम्मू बीजेपी वाले ये एक ऐसा बात करते हैं जम्मू में कि भाई जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, उनको बोलिए कि पहले एलजी तो जम्मू का बैठा लीजिए, फिर आप बात करिए, क्योंकि जो एलजी नहीं बैठा सके वो तो उनके हाथ में था। तो चीफ मिनिस्टर तो लोगों से चुन के आना है, तो इसलिए जो चीफ मिनिस्टर चुन के आया है, ये जो लोगों ने चुन के भेजा है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुन के भेजा है, ना कि नॉमिनेटेड है। इसलिए उनको बोलिए, जो लोग ये बात करते हैं कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, ड्यूटी चीफ मिनिस्टर, कितने ड्यूटी चीफ मिनिस्टर आपने यहाँ से बने हैं, इससे पहले भी कई ताराचंद जी बने हैं, पंकज शर्मा साहब भी बने हैं, कई ड्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, डॉक्टर निर्मल सिंह बने हैं, पविंद्र गुप्ता बने हैं। इसलिए ये बात नहीं, मसला है कि चीफ मिनिस्टर की जब बात है तो बीजेपी वाले कम से कम एलजी तो जम्मू का बैठा लें। कश्मीर की जनता की बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम बनाया गया है, लेकिन रविंद्र रैना जिन्हें हराया था और उसके बाद सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया। रविंद्र रैना का क्या कहना है, आप सुन लीजिए। पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार ने यहाँ कायम की है, इसको मजबूत करेंगे ताकि लोगों का भला हो, आम लोगों का भला हो। मैं नई जो सरकार जिसने शपथ ली है, मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब और उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमान सुरेंद्र कुमार चौधरी जी और सभी जो मंत्री गण हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो देखिए, नौशेरा से हराया था रविंद्र रैना को सुरेंद्र चौधरी ने, और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। और देखिए महराज इस वक्त आपको लाइव नजर आ रहे हैं। महराज, ये बताइए कि उमर अब्दुल्ला के साथ कुल मिलाकर 5 विधायक हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ, लेकिन सबसे ज्यादा भी जो जिक्र हो रहा है वो सुरेंद्र चौधरी का हो रहा है। क्या ये जो तोहफा है वो उन्हें मिला है रविंद्र रैना को हराने का, और जम्मू का भी एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल करुण, आपको बता दें कि जब से ये सरकार, जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने इस चुनाव में एक विजय हासिल की, उसके बाद से काफ़ी सवाल जताए जा रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर संभाग की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि जम्मू में भी वो अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है स्ट्रॉन्ग रखेंगे, और उसके चलते रविंद्र रैना को हराने वाले जो है सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो निस्संदेह एक पावर शेयरिंग के हिसाब से पावर को इक्वल या बैलेंस करने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा की जा रही है। वहीं पर अगर हम दूसरी ओर की बात
बात करें तो कांग्रेस के किसी भी विधायक ने यहाँ पे मंत्री पद की शपथ नहीं ली है। उनका सीधा कहना है कि वो अभी जो है विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था स्टेटहुड का, जब तक वो जो है यहाँ पे नहीं देखा जाता उसके बाद ही वो जो है, जब उनकी तरफ से आश्वासन नहीं दिया जाता प्रधानमंत्री की तरफ से, तब तक वो शायद। चलिए ठीक है महराज, आपको यहाँ पर रोक रहा हूं। उमर अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं ये सुन लेते हैं। Just to place flowers on the grave of my grandfather, my grandmother, but more importantly, I came to Dargah Sharif Hazrat Bal just to offer a silent prayer, to ask Almighty Allah to give me the strength to live up to the expectations of people. Jammu and Kashmir has gone through an extremely difficult time. तो देखिए उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, और क्या है लोगों की अपेक्षा। और दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, इससे पहले साल 2009 में मुख्यमंत्री बने थे। और इरफान का हम रुख करते हैं। इरफान, हमने देखा प्रियंका गांधी भी पहुंची, राहुल गांधी भी पहुंचे, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट हो पाया है कि सरकार के साथ रहेंगे या फिर बाहर रहकर ही सब कुछ चलता रहेगा? क्या हो रहा है वहां पर? इरफान, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आ रही है। मैं आपको बता दूं, फिलहाल जितने भी कांग्रेस के नेताओं से मेरी खुद बात हुई है TV9 बात वर्ष की, उन्होंने साफ कर दिया कि वो फिलहाल बाहर से ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को समर्थन देंगे, ये साफ किया है। हालांकि ये लास्ट स्टेज में ये बात बता दी गई और स्टेटहुड का जो फिलहाल उनकी तरफ से बताया गया कि जब तक रेस्टोर नहीं होगा वो शपथ नहीं लेंगे। मैं आपको बता दूं, ठीक उसी जगह खड़ा हूं जहां तमाम इंडिया ब्लॉक के नेता इस समय मौजूद है, डल झील के बिल्कुल किनारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के साथ। यहाँ पर प्रियंका, राहुल गांधी, अखिलेश यादव से कुछ देर पहले मेरी बात हुई, और तमाम जो मंत्री पद की शपथ लिए हैं वो विधायक भी यहाँ पर मौजूद है। और सकीना युत्तू से लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री जो सुरेंद्र चौधरी है, उनसे भी मैंने बात की यहीं पर, और उन्होंने कहा कि हमको उम्मीद है कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। और कांग्रेस के हवाले से भी लगातार पूछने का प्रयास किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी साफ किया, मंत्री ने साफ किया कि वो कोई भी कांग्रेस और एनसी के बीच विवाद नहीं है। अगर कुछ है तो उसके लिए मंथन किया जाएगा। फिलहाल 5 विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ दी गई, जिसमें कोशिश की गई कि जम्मू और कश्मीर का रीजनल बैलेंस दिखे, जो कि सबसे अहम बात थी और उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अभी भी 3 पद के लिए ओथ सेरेमनी होनी है, वो देखना पड़ेगा कि वो 3 जो विधायक है कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसमें जम्मू के कितने होंगे या कांग्रेस का कोई होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल, फुल स्टेटहुड की जो बात है, जो मांग है, वो लगातार कांग्रेस तरफ से रखी गई और एक विचारों में कहने का मतभेद साफ तौर पर नजर आ रहा। अभी तो किसी कांग्रेस के विधायक ने शपथ नहीं, लेकिन आगे अब जो 3 और कुल मिलाकर पद बचे हुए हैं, मंत्री पद, उसमें क्या कोई कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर नहीं, क्या कोई बात बन पाती है नहीं, इस पर देखना होगा। महराज और हमारे साथ इरफान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। और चलिए रुख करते हैं हरियाणा का, क्योंकि आज यह साफ हो जाएगा कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंच गए हैं, बस कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक होने वाली है और इसी में विधायक दल का नेता तय हो जाएगा। पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होगा। हालांकि आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी का चेहरा ही सामने रख करके हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, लेकिन जिस तरह के इसके बाद दावे हुए, बयान आए, तो ये कहीं ना कहीं जो सवाल है वो खड़े हुए कि क्या कोई और भी नाम हो सकता है। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंचकुला से लाइव। मोहित, बैठक क्या शुरू हो गई है और कितना वक्त माने कि आखिरी जो फैसला है वो हो जाएगा विधायक दल के नेता के लिए? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है और केंद्रीय पर्यवेक्षक जो हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और इनके अलावा जो हरियाणा के प्रभारी हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विप्लव देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, ये सब पहुंच चुके हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी का पंचकुला में पंचकमल दफ्तर है, वहाँ पर ये बैठक जारी है और माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम के नाम पर जो चेहरा है उस पर मोहर लग जाएगी। हमारे साथ हरियाणा
के बीजेपी के प्रवक्ता परवीन अत्रे मौजूद हैं। अत्रे साहब, क्या माने, ज़्यादातर विधायक कह रहे हैं कि नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वही सीएम चेहरे हैं, कोई किसी तरह का कोई संशय नहीं है, तो क्या माने किसी तरह का कोई संशय है, नायब सैनी सीएम चेहरे होंगे, या फिर जो और दावेदारी आ रही है राव इंद्रजीत की, अनिल विज की, उसके ऊपर भी चर्चा होगी? नहीं, देखिए, ना तो संशय पहले था ना संशय अब है। ये तो कुछ कयास हमारे मीडिया के बंधु लगाते रहते हैं, अपना विश्लेषण करते रहते हैं, हालांकि वो स्वतंत्र है अपने विश्लेषण के लिए। लेकिन चुनाव से पहले ही माननीय अमित शाह जी बाकायदा सार्वजनिक मंच से नायब जी को की घोषणा करके गए थे कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, आने वाले मुख्यमंत्री वही होंगे। ये सब चीज़ें पहले से निश्चित थी और आज विधायक दल की बैठक है, विधायक दल के अंदर विधायक चुना जाना है। तो आज आप ये कह रहे हैं कि महज एक औपचारिकता उनके नाम पर मोहर लगेगी? बिल्कुल 100% उनके नाम पर मोहर लगेगी, ये चीज़ें पहले से निश्चित है। तो पहले से ही निश्चित है, सीएम नायब सैनी के नाम को लेकर अमित शाह ने चुनाव का ऐलान होने से पहले ही पंचकुला रैली में कह दिया था कि उनके नेतृत्व पे, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और साथ ही पीएम मोदी भी कई जगह पर रैलियों में सीएम नायब सैनी के कामकाज की काफ़ी तारीफ कर गए हैं। उससे भी ये समझा जा रहा है कि सीएम नायब सैनी होंगे, उनके चेहरे को आगे चुनाव लड़ा गया। औपचारिक यानी मोहित, जिस तरह से अभी आपने बात की हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता से, महज ये औपचारिकता है नायब सिंह सैनी के नाम को लेकर और उन्हीं का विधायक दल का नेता चुना जाना तय है, यानी कि कल वो ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन हालांकि तमाम जो दावे आए, इसके बाद जो कयासबाजी का दौर है वो तेज हो गया। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोहित मल्होत्रा। और चलिए अब बात करते हैं बहराइच हिंसा की। टीवी9 पर बहराइच हिंसा की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज टीवी9 पर बहराइच हिंसा के गुनहगारों की तस्वीर भी आप देखिए। आपको हम बताएंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बेरहमी का क्या खुलासा हुआ है, आपको परिवार की गवाही भी सुनाएंगे। पहली बार हिंसा के आरोपियों की तस्वीर टेलीविजन पर होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी डिटेल आपके सामने होगी। लेकिन शुरुआत हम इससे जुड़ी बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। रामगोपाल मिश्रा की मौत का पूरा मामला, रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या खुलासा हो रहा है, यह आपको बता रहे। कैसे बर्बरता की गई रामगोपाल के साथ, ही आप जानिए। रामगोपाल मिश्रा की हत्या से पहले जमकर उसके साथ बर्बरता हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। शॉक और हेमरेज से मौत होने का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। रामगोपाल के शरीर पर गोली के 35 छर्रे लगने के निशान है, यानी आप समझ सकते हैं कि रामगोपाल को किस तरह से बेरहमी से मारा गया है। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा सामने आया। तो रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, इसमें क्या क्या बातें निकलकर सामने आ रही, क्या खुलासा हो रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, यह आप जान लीजिए। पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। तो शरीर पर गोली के 35 छर्रों के निशान पाए गए हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा हत्या से पहले रामगोपाल मिश्रा को तड़पाया गया है। तीसरी क्या बात आ रही है, बड़ी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से धारदार हथियार से रामगोपाल मिश्रा पर हमला किया गया। चौथी बड़ी बात क्या है जो खुलासा हो रहा है, पैर के नाखूनों को नुकीले चीज से खींचा गया है। यह हमने आपको पहले बताया था और यह बात अब कंफर्म हो रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। पांचवी बड़ी बात क्या आ रही है, हत्या से पहले करंट के झटके दिए गए थे रामगोपाल को। छठी बड़ी बात क्या है रिपोर्ट में, सिर पर नुकीले हथियार से हमला किया होगा और यह बताया गया है कि हेमरेज हुआ है और उसके बाद मौत हो गई रामगोपाल की। आंख पर धारदार हथियार से हमला किया गया। और इसके अलावा और क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, शरीर से बहुत ज्यादा खून बह गया, काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुई और इसका असर यह हुआ कि शॉक और हेमरेज की वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। और देखिए, इसी खुलासे पर हमारे साथ इस वक्त बहराइच से लाइव जुड़े हुए हैं विपिन चौबे। विपिन, हालांकि इससे पहले आपने बताया था कि किस तरह से रामगोपाल मिश्रा को तड़पा कर मारा गया, जो आरोप निकल कर आए थे सामने, लेकिन अब ये सारी बातें कंफर्म हो रही है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से। आज जो रामगोपाल का शव उनके परिवार, उनके परिजन, उनके दोस्त कह रहे थे, उन तमाम बातों पर यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट तस्दीक करती है और मोहर लगाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ तौर पर यह बता रही है कि सिर्फ ये एक सामान्य हत्या नहीं है, बल्कि कैसे किसी शख्स को तड़पा कर मारा गया है, वो पूरी कहानी, उस रात की कहानी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बयान कर रही है। पहले उनको इसी छत से खींचकर नीचे ले जाया गया और उसके बाद पैरों के नाखून निकाले गए, गोली मारी गई, 35 छर्रे शरीर में लगे, चाकू से उनकी आंख के पास घाव बनाया गया, करंट दिया गया और उसके बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से और शॉक और ब्रेन हैमरेज की वजह से उनकी मौत हुई है। तो ये तमाम कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आ रही है, जो ये बताता है कि सब कुछ तैयारी पहले से करके रखी गई थी। और जब रामगोपाल मिश्रा उस छत पर चढ़े हैं जहां पर अब्दुल हमीद, उनके दोनों बेटे खड़े थे, उनको किस तरह से झंडा बदलने की कोशिश की गई, उसके बाद घसीट कर घर में ले जाया गया और घर में घंटों तड़पा कर रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई।
जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। विपिन, तो तड़पा कर किस तरह से रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इससे जुड़ी हुई। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में आरोपियों की तस्वीर सामने आई है। पहली बार टीवी पर हत्याकांड में नामजद आरोपियों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हमले वाली छत से आरोपियों की फोटो आई है सामने। TV9 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। अब्दुल हमीद और उसके साथ उसके बेटे आपको उसी छत पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं जहां पर रामगोपाल मिश्रा था, और वहीं से पीटते हुए उसके बाद उसको घसीटते हुए नीचे ले जाए गए और फिर तड़पा कर मारा गया था। और अब्दुल हमीद और उसके बेटों को आप देख पा रहे, पहली बार टीवी पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं घटना से पहले की है। रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में आरोपी अब्दुल हमीद और उसके तीनों लड़के एक साथ इस वक्त आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में अब्दुल हमीद और उसके 3 लड़कों के अलावा एक और शख्स नजर आ रहा है, यानी कि छत पर कुल मिलाकर 5 लोग उस दौरान मौजूद थे। कुर्ता पैजामा में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, जिस पर इस वक्त हमने मार्क भी किया हुआ है, रेड मार्क, वो दरअसल अब्दुल हमीद है। अब्दुल हमीद के साथ उसके तीनों लड़के खड़े हुए हैं। ब्लैक टी शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो सरफराज है। ये वही सरफराज है जिसके हाथ में वायरल वीडियो में बंदूक नजर आ रही है। आप FIR कॉपी में देख सकते हैं अब्दुल हमीद के साथ उसके बेटे सरफराज और फहीम का भी नाम दर्ज है। और विपिन, आपने ये तस्वीरें भेजी हैं, कौन कौन है, क्या पहचान हुई इन सब लोगों के बारे में? देखिए 13 अक्टूबर को शाम 4 बजे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और उसके बाद से ये पूरा परिवार फरार है। उनके घर के बाहर भारी सुरक्षा के इंतजाम है, लेकिन यही वो घर है, यही वो छत है जहां पर रामगोपाल मिश्रा पहुंचा था और यही उसकी हत्या की गई थी। और इसी छत पर, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे, इसी छत पर उन नामजद तीनों आरोपियों की फोटो हमने सामने लाई है। पहली बार कैमरे पर यह फोटो और टीवी पर यह फोटो नजर आ रही है, जिसपे अब्दुल हमीद, इस घर का मालिक, उसका बेटा रिंकू और सरफराज और सलमान और फहीम, ये तीनों हैं जिनके नाम FIR में दर्ज कराए गए हैं। रामगोपाल मिश्रा के चचेरे भाई जो चश्मदीद हैं इस पूरे हत्याकांड के, उन्होंने बताया कि ये छत पर खड़े थे, वहां पर रामगोपाल मिश्रा पहुंचते हैं, उनको घसीटा जाता है और इन्हीं तीनों के द्वारा मारा जाता है। इस बात की एक और तस्दीक करता हुआ वीडियो सामने आया था, जिसमें 20 सेकंड का ये वीडियो है। 2 लड़के हैं, एक पत्थरबाजी कर रहा है और एक सिंगल बैरल गन से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी इसी घर के अंदर की मौजूद है। और इस पूरे हत्याकांड के बाद से ये पूरा परिवार फरार बताया जा रहा है। इनको ढूंढने के लिए पुलिस तमाम जिलों की खाक छान रही है, STF तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। माना जा रहा है कि ये नेपाल फरार होने में कामयाब हो गए हैं। अच्छा। और इनकी गिरफ्तारी के लिए पूरी रात दबिश दी जा रही है, लेकिन ये पूरा परिवार ना तो पेश हो रहा है और ना गिरफ्तार हो पा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती फहीम, रिंकू उर्फ सरफराज और सलमान, और इसके अलावा इस घर का मालिक और इस पूरे हत्याकांड का मुखिया जो बताया जा रहा है, सरगना जो बताया जा रहा है, अब्दुल हमीद को गिरफ्तार करना है। फिलहाल तीनों फरार बताया जा रहा है। उनकी पहली तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब आपको घटना वाली जगह से संवाददाता विपिन चौबे की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, आप देखिए। 13 अक्टूबर की शाम 5 बजे से बहराइच जहां से जलने से शुरू हुआ, जिस जगह पर हिंसा हुई, जिस बाजार के जिस मकान पर हिंसा की शुरुआत हुई, TV9 भारतवर्ष उसी मकान की छत पर मौजूद है। और एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि यहां पर लगे एक झंडे को हटाने की कोशिश की गई और यह झंडा गाड़ने की कोशिश की गई। झंडा हटाने वाला शख्स रामगोपाल मिश्रा था और उसके बाद हिंसा की शुरुआत हुई। आरोप है कि यहीं से, इसी छत से, जहां पर आपको शीशे के बिखरे हुए टुकड़े नजर आएंगे, डंडे नजर आएंगे, पत्थर नजर आएंगे, इसी छत से रामगोपाल मिश्रा को घसीट कर नीचे ले जाया गया। और इसी घर, जिस छत पर हम मौजूद हैं, इसी घर के अंदर उसकी गोली मारकर, चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। ये सकरी सी सीढ़ी है जो नीचे आती है और यहीं से एक वीडियो आपको नजर आएगा जिसमें रामगोपाल की बॉडी को लोग खींचकर यहां से ऊपर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो सीढ़ी है जो 20 सेकंड का आप वीडियो देखते हैं। इस तरफ आइए जरा सुभाष, आप देखिए, ये मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का वो घर है जिसका बेटा सलमान इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। और ये वो पूरा इलाका है जहां पर आरोप है कि यहीं पर रामगोपाल को लाकर तड़पाया गया, यहीं पर चाकू से गोदा गया और यहीं पर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये वो जगह है जो 20 सेकंड के वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिसका आड़ लेकर यहां से पत्थरबाजी करने की कोशिश की जा रही है और इसी दीवार, इसी दरवाजे की आड़ लेकर गोली चलाने का आरोप भी लगा है।
तो देखिए, आपको एक तस्वीर तो हमने आपको दिखाई इस छत की, जहां पर अब्दुल हमीद और उसके साथ उसके बेटे नजर आ रहे हैं आरोपी, और एक तस्वीर आप देखिए उससे पहले की, जब ये पूरी घटना सामने आती है तब राम गोपाल मिश्रा आपको नजर आ रहा है। और ये वही छत है, ये वही छत है जहां पर ये देखिए ये हरे रंग का जो झंडा है उसको हटाया और उसके बाद जो भगवा झंडा है वो लहराता हुआ आपको नजर आ रहा है। और ये वही युवक है जिसका नाम है राम गोपाल मिश्रा, जिसके बाद इस घटना के बाद उसकी हत्या कर दी गई। और अब जो आरोपी है, जो आपको इससे पहले वीडियो हमने आपको दिखाया जिसमें अब्दुल हमीद और तमाम जो आरोपी नजर आ रहे उसके बेटे, उन्हें पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही। जैसा विपिन बता रहे थे कि नेपाल भी भाग गए हैं सभी आरोपी, इस बात का भी शक जाहिर किया गया। विपिन, अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। विदेश मंत्री पाकिस्तान पर प्रहार किया है एससीओ समिट में। आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद एससीओ के लिए बड़ी चुनौती है, यह विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया, जो इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं एससीओ समिट में भाग लेने के लिए। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है, एस जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान पर यह हमला किया गया। पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण की नसीहत भी दी है। अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है, बिना नाम लिए चीन को भी नसीहत दी है। सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान हो, सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, इस्लामाबाद से जो कहा गया है एस जयशंकर की तरफ से, नाम नहीं लिया गया लेकिन पाकिस्तान और चीन दोनों को जमकर घेरा है, निशाना साधा गया है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद होकर भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और चीन दोनों की पॉलिसी को लेकर और दोनों के रवैये को लेकर आप कहें तो दो टूक शब्दों में निशाना साधा है। और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि एक पड़ोसी होने की जो भावना होती है उसकी कमी है, भरोसे की कमी है। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो पॉलिसी खास करके चीन जैसे मुल्क अपनाते हैं, जिसके बारे में उन्होंने नाम लिए बगैर लेकिन साफ तौर पर कहा कि जो संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता की बात होती है या जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसमें चेरी पिक की भावना नहीं चलेगी। यानी आप अपने मन मुताबिक एजेंडे को नहीं चुन सकते हैं। जो दुनिया भर के नियम है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, उन्हीं के हिसाब से आपको काम करना होगा। तो फिर चाहे वो आतंकवाद का मसला हो, अलगाववाद का मसला हो, या फिर जो सीपेक जैसी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ाने की बात हो, इन सब बातों को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने स्टाइल में एससीओ के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कि चीन के प्रधानमंत्री मौजूद थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मौजूद थे और तमाम सदस्य देशों की मौजूदगी में उन्होंने इन सब बातों को कहा है और चीन और पाकिस्तान को एक बार फिर उनके रवैये के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरा है। जी, शुक्रिया आपका। तो पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद का खात्मा करना होगा, ये जरूर ये कहा गया। और साथ साथ चीन को भी जमकर घेरा है एस जयशंकर ने। 17 महीने से जारी हिंसा के बीच मणिपुर को लेकर आपको बता दें बड़ी खबर। मणिपुर में शांति के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल हुई है। पहली बार कुकी और मैतेई जो समुदाय हैं उनके नेता एक साथ आए और साथ साथ नागा समुदाय के नेता, ये सभी एक साथ बैठे हैं। दिल्ली में कुकी, मैतेई और नागा नेताओं की मुलाकात हुई है। गृह मंत्रालय के निमंत्रण पर दिल्ली में मिले हैं 20 एमएलए। तीनों समुदाय के नेताओं ने शांति का प्रण लिया है। 17 महीने से मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है और ये आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ है जब कुकी, मैतेई और नागा समुदाय के जो नेता है वो आपस में बैठे हैं और शांति बहाली की बहुत बड़ी कोशिश की गई है। तीनों समुदाय के बीच पिछले करीब 1.5 साल से चल रहा विवाद अब खत्म होने की राह पर एक कदम और आगे बढ़ गया है और यह सब संभव हो पाया है गृह मंत्रालय की पहल से। गृह मंत्रालय लगातार मणिपुर में शांति मिशन पर काम कर रहा है और इसी बीच दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में पहली बार कुकी, मैतेई और नागा नेता जुटे हैं। यह पहला मौका है जब तीनों समुदाय के नेता एक साथ आए। तीनों समुदायों के 20 विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। पूर्वोत्तर में शांति मिशन में जुटे कई और बड़े चेहरे भी बैठक में शामिल हुए हैं। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और प्रण लिया गया कि अब तक जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आगे ना एक भी गोली चलेगी और ना ही किसी की जान जाएगी, ये प्रण लिया गया। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि मणिपुर में स्थायी तौर पर शांति कायम हो पाएगी, जो बीते 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार हिंसा का दौर जारी है। और चलिए आपको पूरी खबर समझाते हैं, आखिर बैठक में क्या हुआ, क्या बात हुई, कौन कौन इसमें शामिल रहा और प्रण क्या लिया गया। हिंसा के बाद पहली बार एक साथ आए हैं कुकी, मैतेई और नागा समुदाय के नेता। मैतेई, कुकी और नागा समुदाय के 20 विधायक
दिल्ली आए। बैठक में तीनों समुदाय के नेताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा है। सभी नेताओं को एक हॉल में इकट्ठा करके संकल्प दिलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की है। कुकी, मैतेई, नगा नेताओं का संकल्प क्या है? संकल्प यह सामने आया कि अब मणिपुर में ना एक भी गोली चलेगी, ना ही किसी की जान जाएगी। बैठक में ये सभी शामिल रहे। कौन कौन? कुकी, मैतेई, नगा समाज के कुल मिलाकर 20 विधायक शामिल रहे हैं। तो ये जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आईबी के पूर्वोत्तर के संयुक्त निदेशक राजेश कामले इस बैठक में रहे। पूर्वोत्तर में बीजेपी के समन्वयक जो है संबित पात्रा, वो भी इसमें रहे हैं। पूर्वोत्तर में केंद्र के सुरक्षा सलाहकार AK मिश्रा रहे, यानी जो लगातार शांति पहल की कोशिश कर रहे हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहे। और हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये बहुत बड़ी बात है और जो प्रण लिया गया इस बैठक में, कुकी, मैतेई और नगा समुदाय के जो विधायक हैं जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि अब एक भी गोली नहीं चलेगी, ये संकल्प, ये प्रण कितना बड़ा माना जाए? क्योंकि बीते 1.5 साल से हम लगातार देख रहे हैं तमाम कोशिशें तो नाकामयाब ही साबित हुई। बिल्कुल करुणा, देखिए पिछले 1.5 साल में मणिपुर में जिस तरीके से जातीय संघर्ष चल रहा है उसमें तकरीबन 200 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। ऐसे में ये जो कल बैठक हुई है दिल्ली के अंदर, जिसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा नागा, इसके अलावा मैतेई और कुकी समुदाय से जुड़े जो प्रतिनिधि थे, जो MLA थे, उन्होंने हिस्सा लिया। इस बैठक को अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से शांति बहाली के लिए, और कहीं ना कहीं सकारात्मक कदम भी ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी जितने भी प्रतिनिधि इस बैठक के अंदर मौजूद थे, सभी ने बाकायदा इस 1.5 घंटे चली इस मीटिंग के बाद एक हॉल में सबको ले जाया गया, जहां पर इन सभी ने एक शपथ ली कि अब आगे से मणिपुर के अंदर ना एक भी गोली चलेगी और ना किसी की जान जाएगी। तो अब तक का सबसे बड़ा कदम, खास बात यह कि ये जो बैठक थी इसमें हालांकि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और इसके अलावा जो बीरेंद्र सिंह है जो कि मुख्यमंत्री हैं उन मणिपुर के, ये दोनों इस बैठक के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन मिनट टू मिनट जो थे मीटिंग के वो बाकायदा अमित शाह से शेयर किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम इसको माना जा रहा है और अब देखना होगा कि क्या वाकई इस बैठक के बाद मणिपुर में शांति बहाली का जो प्रण लिया गया है वो वाकई कारगर साबित होता है। नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद क्या असर होता है, क्या जो हिंसा का दौर है वो समाप्त होता है, शांति बहाल होती है, ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर है। हत्याकांड में जांच तेज हो गई है। बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। पुलिस ने वहां पर लगे CCTV के साथ कई चीजों की तलाशी ली है। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर ये अहम जानकारी आपको बता दें, क्योंकि जिस दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उस वक्त वो अपने बेटे जो कि विधायक हैं ज़ीशान सिद्दीकी, उनके दफ्तर से बाहर निकल रहे थे और उसी वक्त उन पर गोलियां चलाई गई और हत्या कर दी अपराधियों ने। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा क्या हो रहा है? आरोपियों ने 28 दिनों में 5 बार रेकी की थी। सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की गई थी। बाबा सिद्दीकी के हर मूवमेंट पर नजर थी अपराधियों की। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार पंजाब से लाए गए थे। शूटर्स को पैसे शुभम लोंकर ने पैसे दिए थे। 3 जो मोबाइल फोन है वो भी 2 शूटर के पास से बरामद हुए हैं। ये अभी तक की बड़ी जानकारी जो सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर क्या खुलासा हो रहा है, कैसे सुनियोजित तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वारदात के 28 दिन क्या हुआ, यह आप जरा जानिए। 3 महीने से शूटर सिद्दीकी पर नजर रख रहे थे। 28 दिन में बाबा सिद्दीकी को 5 बार फॉलो किया गया। तो ये पूरा हम आपको बता रहे हैं किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। रेकी की गई, प्लानिंग की गई। आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की। बाबा सिद्दीकी के हर मूवमेंट पर शूटर्स की बाकायदा नजर थी, वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। बाबा सिद्दीकी के घर पर भी हमले का प्लान था, लेकिन हमला कहां हुआ? उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर हुआ था। कई बार बिना हथियार के भी बाबा के घर पर गए थे शूटर्स, रेकी की गई थी, सारी जानकारी इकट्ठा की गई थी। और देखिए एक और बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और नया खुलासा हो रहा है। हत्या में 9mm की विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। हथियार पाकिस्तान या फिर नेपाल से आरोपी तक पहुंचा था। हथियार की सप्लाई के हर एंगल से तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। तो अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया था।
इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए ये पहले ही कहा जा रहा था और अब ये जानकारी मिल रही है कि ये जो हथियार है वो या तो पाकिस्तान या फिर नेपाल से पहुंचा था आरोपियों के पास। तो विदेशी पिस्टल से कैसे बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये आप जानिए। आरोपी ज़ीशान सिद्दीकी ने हत्या किस तरह से इस पूरे मामले में जो आपको बता दें कि ज़ीशान जो इस पूरे मामले में एक और जो आरोपी है ज़ीशान, उसने हत्याकांड को ऑपरेट किया था। शूटर्स को प्रवीण लोंकर पुणे से मुंबई छोड़ने आया था। प्रवीण लोंकर ने ही हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। शूटर्स को आरोपी शुभम लोंकर ने पैसे पहुंचाए थे। हत्या में 9 mm की यानी कि 9 mm की जो विदेशी पिस्टल है इसका इस्तेमाल किया गया। ये हथियार पाकिस्तान या फिर नेपाल से आरोपी तक पहुंचे थे। शूटर्स के पास से 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। मोबाइल से कई नंबर्स पर बात हुई है, सेव नहीं किया गया नंबर्स को। शूटर्स को बताया गया था कि टारगेट कौन है और क्यों मारना है। ये सारी जानकारी सोर्सेस के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। तो कैसे विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया ये हमने आपको बताया है और अभी भी इस पूरे मामले में और जो 2 आरोपी हैं उनकी तलाश पूरी की जा रही है सरगर्मी के साथ। एक और बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस का एक और बड़ा खुलासा। शूटर्स ने 3 महीने पहले बनाया पूरी हत्या का प्लान। हत्यारों ने YouTube से फायरिंग सीखी थी। कई बार बिना हथियार बाबा सिद्दीकी के घर पर भी गए थे शूटर्स। ये जानकारी सामने आ रही है।